ये अपने पास एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसको अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं कि अलग अलग सेल की एनर्जी को अपन एक स्केल की तरह दिखा रखा है एक ग्राफ की फॉर्म में। तो मैं यही बोल रहा था कि अपने पास पहले सेल की जो एनर्जी है जिसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसका अपने पास हाइड्रोजन के लिए आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा सेल अपने पास n इक्वल टू 2, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका एनर्जी अपने पास होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से अपने पास थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल का एनर्जी अपने पास आता है, इसको पहली बात अपन बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और इसका एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अपने पास n इक्वल टू 4 फोर्थ सेल है, जिसको अपन नाम देंगे क्या, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है यहाँ पे अपने पास -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये अपने पास n इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब वही अपने पास इनफाइनाइट सेल हो गया। इनफाइनाइट सेल मतलब कि अपन ने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करा दिया एटम से या उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्शन से वो बाहर आ गया है। तो वहां पे एनर्जी अपन ने निकाला था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रहेगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगा। तो इस तरीके से अपने डायग्राम बनाया था। अब अपन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अपन ने बोला था कि जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां पे अपने को एनर्जी देना पड़ता है। और लोअर से हायर में जाना मतलब एक्साइटेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं एक्साइटेशन। इसी तरीके से अगर हायर से वापस लोअर में आता है तो उसको बोलते हैं अपन डी एक्साइटेशन। वहां पे एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अपने पास इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, तो अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाता है, तो अपन ने बोला था कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना दोनों सेल का एनर्जी डिफरेंस रहेगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो पहला सेल होता है और दूसरा सेल होता है, उसका एनर्जी डिफरेंस अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से मान लो कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से जाना है, कहाँ पे, थर्ड में जाना है। फर्स्ट से इसको थर्ड में जाना है, तो फर्स्ट से अगर अपने पास थर्ड में जाना है तो यहाँ पे भी अपने को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना फर्स्ट और थर्ड के बीच एनर्जी डिफरेंस रहेगा। और उसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इतना अपने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक टर्म में डिफाइन कर रहे हैं अपने पास एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसमें अपन क्या बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी में, तो एक्साइटेशन एनर्जी में अपन देखो क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट से अपन हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर स्टेट ऑफ एटम। कि अगर ग्राउंड स्टेट से अपने को किसी भी एनर्जी लेवल तक लेके जाना है तो वहां पे जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। तो मतलब अपने पास एक तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी में इसने एक स्टेट फिक्स कर दी कि अपन जब भी बात करेंगे तो n1 जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 1 रहेगा, उससे तुम किसी भी एनर्जी लेवल पे लेके जाओ n2 तक। कोई भी हो सकता है, वो n2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे टर्म्स को यूज करता है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, मतलब सेकंड स्टेट में लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से। मतलब तुमको मेंशन करके नहीं देगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, तब तुमको फिर यही मानना है कि n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो जैसे इसने ये यहाँ पे इसको देखना ध्यान से, ये अपने पास इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट मतलब सेकंड सेल n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, n इक्वल टू 1 से जा रहा है। अगर वो बोल देता है कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट, तो फोर्थ स्टेट मतलब अब कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है 4 में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अब तुम 3 से भी आ सकता था, 2 से भी आ सकता था, 1 से भी आ सकता था। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो अपन उसको 1 मान के चलेंगे, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसने बोला कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकेंड स्टेट में जाना है। इसी तरीके से बोल देता है एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फिफ्थ स्टेट, तो अपने को पास n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। ऐसे अपन बोल दे कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू थर्ड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो n इक्वल टू थर्ड में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अपन ने देखा हाइड्रोजन के केस में कितना होता है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर n इक्वल टू 2 में जाना है तो अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो ये है, इसी को एक और ऐसे भी नाम दे सकते हो तुम
कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 हो गया कि सेकंड सेल में लेके आना इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में लाने के लिए, या इसको अपन नाम देते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब कि ग्राउंड से क्या आया, सेकंड सेल में आया, तो पहला ही तो एक्साइटेशन हुआ है कि ग्राउंड में उसकी एनर्जी मिनिमम था, वो ग्राउंड से वो चला गया कहाँ पे सेकंड सेल में, मतलब पहला एक्साइटेशन हुआ n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2। दूसरा एक्साइटेशन मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3। तीसरा एक्साइटेशन मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 से कहाँ पे जा रहा है, 2 में जा रहा है, कि इलेक्ट्रॉन 1 में था, 1 से गया कहाँ पे 2। तो अपने पास ये एनर्जी कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी कभी कभी इस तरीके से दे देता है, तो ये रिलेट करना आना चाहिए तुमको कि ये हो गया, ठीक है। वही सेम चीज अपने पास बोल रहा है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ऐसा एक्साइटेशन पोटेंशियल वही हो जाएगा अपने पास कि अपने कितनी एनर्जी उसको दे कि उसका एनर्जी क्या हो जाए, मतलब कितना वोल्टेज सप्लाई अपन करे, कितना उसका पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करे कि उसका एनर्जी जो है एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। तो वही लिखा हुआ है इसमें, देखोगे तो कि पोटेंशियल डिफरेंस through which an electron must be accelerated from the rest so that its kinetic energy become equal to excitation energy of any state is called excitation potential। कि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जो है एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, इतना पोटेंशियल उसको अपन सप्लाई कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो वही अपने पास आ गया, देखो यहाँ पे उसी तरीके से बात कर रहा है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, मतलब 1 से थर्ड में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा उसको अपन बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब वापस वही n इक्वल टू 3 कि 1 से किस में लेके आना है, 3 में लेके आना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और जो पोटेंशियल चाहिए होगा उसको एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। या फिर जैसे यहाँ पे अपन बोल रहे थे कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब पहला एक्साइटेशन हो रहा तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा, तो सेकंड एक्साइटेशन मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी था हाइड्रोजन के केस में कि 1 से जा रहा है कहाँ पे 3, तो ये अपने पास कितना आ रहा है 12.1। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा 12.09 लिखा है इसमें, एक तरीके से 01 के आसपास ही है, 12.1 ही हो गया वो तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। तो अच्छा एक और चीज तुम देखोगे, ये चीज अपन ने कभी डिस्कस नहीं की, इसको भी कर लेते हैं कि जो अपन बोल रहे हैं कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में जा रहा है, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड सेल या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की 1 से किस में गया 3 में गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रहा है कितना 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल आ रहा है वो भी अपने पास कितना है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो जब भी अपने पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q, अगर इसको अपन क्या करते हैं V पोटेंशियल के फील्ड में रख देते हैं, तो उसमें जो एनर्जी गेन होता है E पोटेंशियल की वजह से अपन लिखते हैं क्या Q इंटू V, ठीक है। अब अभी जब अपन जिस पार्टिकल की बात कर रहे हो वो पार्टिकल अपने पास क्या है इलेक्ट्रॉन, और पोटेंशियल अपने पास किस में रहेगा वोल्ट में रहेगा। तो अभी अपने पास पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज होता है E इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, सॉरी वही कूलम में 1.6 × 10⁻19, और पोटेंशियल अपने पास जो है अपन ले लिया मान लो कि x वोल्ट ले लिया, तो अपने पास मल्टीप्लाई कर दो x वोल्ट, तो अपने पास जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी कि E इंटू वी की एनर्जी जो है अपने पास हो जाएगी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना है जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करते थे, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि वहां पे जो चार्ज अपन ने लिया है वो इलेक्ट्रॉन का लिया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर अपने पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मैग्नीट्यूड वाइज उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आएगा ना वो भी सेम रहेगा।
तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो उतना एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो 5 वोल्ट रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी देने के लिए अपने को 12.1 वोल्ट का ही बैटरी लगाना पड़ेगा या उतना ही पोटेंशियल अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है वो ई हो जा रहा है। तो ये भी चीज उनको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसने पोटेंशियल जो दिया वो दिया है 12.1, क्योंकि एनर्जी भी उतना ही आ रहा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था अपने पास। कभी 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 ऐसे टर्म्स यूज कर लेता है तो उसको तुमको समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पे। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन from ground state of gaseous hydrogen atom। एक तो सवाल ये हो गया, जल्दी निकालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना है। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, तब तक तुम लोग अपने हिसाब से सोल्व करते रहो। अगला है कैलकुलेट रेडियस रेशियो R1 अपॉन R2। R1 है यहाँ पे क्या, रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। और R2 अगर देखोगे तो R2 है अपने पास क्या, रेडियस ऑफ सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ He प्लस आयन। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार। अच्छा समझा दें। तो इसमें बोला कि एनर्जी निकालना अपने को टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ गैसियस हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट मतलब अपने पास क्या होगा, n=1 से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कराना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सेपरेशन एनर्जी चाहिए वो पूछा है। तो सेपरेशन एनर्जी का अपने फॉर्मूला तो लिखा था कल, 13.6 z²। हाँ, क्योंकि देखो सेपरेशन एनर्जी का अपने फॉर्मूला तो लिखा था कि 13.6 Z² लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट हो गया, तो ग्राउंड स्टेट में तो n=1 हो गया। तो n=1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसी एनर्जी को अपन क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल रहे थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो या सेपरेशन एनर्जी बोलो, एक ही बात है। अगर ग्राउंड स्टेट की अपन बात कर रहे तो फॉर्मूला अपने लिखा था 13.6 Z²/n², वही लगाना है सिंपली। तुमसे जो ट्राई हो रहा है वो करते जाओ तुम, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपने पास कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ऑर्बिट calculate the energy of third orbit of Be3 plus in terms of कैपिटल E। मतलब कैपिटल E कोई वैल्यू है इसके टर्म्स में, E क्या है अपने पास, उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं कि इफ E is the energy of electron for first excited state
ऑफ हाइड्रोजन एटम। ई के टर्म्स में अपने को क्या करना है, बेरिलियम +3 का एनर्जी निकालना है थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड सेल में। का 13.6 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। हाँ वही आएगा। दूसरे का निकालो, रेडियस रेशियो निकालना है, R1 R2 डिफाइन कर रखा है। एक क्वेश्चन में लिखो रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट्स orbits in hydrogen-like species is 4r and r. Then find ratio of frequency of electron in these two orbits, कि इन दो ऑर्बिट्स में फ्रीक्वेंसी का क्या रेशियो रहेगा अपने को फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन आया क्या? ये आसान सा सवाल है, अपने फॉर्मूला भी लिखा था कि अपने को बोल रहा है कि कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ गैसियस हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, तो Z इक्वल टू हो गया अपने पास 1, वो ग्राउंड स्टेट से सेपरेट किया जा रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 से सेपरेट किया जा रहा है। सेकंड वाले में 2:3 है। सेकंड वाले में 2:3 है, उल्टा निकाला है तुमने, 3:2 सॉरी है। सर, 3:2। हाँ सही है। हाँ तो देखो पहले वाले का सॉल्यूशन अगर अपन देखें, तो जिन लोगों से नहीं हुआ वो देखो, बाकी लोग करते हो कि सेपरेशन एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला लिखा था अपने कि सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला लगाना है 13.6 Z² अपॉन n²। फॉर्मूला बेस्ड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अपने पास ये आ जाएगा 13.6 इंटू Z। हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 हो गया, पहले सेल की बात करें ग्राउंड स्टेट तो NV क्या हो गया, 1 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये अपने पास सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम के लिए अपने को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला तो आसान था, इसमें कुछ था नहीं। दूसरे सवाल पे अपन आते हैं, फॉर्मूला लगाना था सेम। तो दूसरे में अपने पास क्या बोल रहा है कि R1 और R2 का अपने को रेशियो निकालना है, और R1 R2 को देखो इसने किस तरीके से डिफाइन किया है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 अपने को बोल रहा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N1 इक्वल टू क्या हो गया, 3। अगर मैं लिथियम के लिए 1 यूज करूं तो 3 हो गया। और अगर अपने पास Z की बात करें तो लिथियम के लिए अपने पास एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, इसको अगर अपन 1 बोले Z1 तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से R2 डिफाइन कर रहा है कि सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ He+, मतलब हीलियम के लिए सेकंड सेल की बात कर रहा है। तो N2 अपने पास क्या हो जाएगा 2, क्योंकि R2 बोल रहा है इसके रेडियस, तो सेल नंबर को भी अपन N2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और Z2 अगर अपन इसको बोले हैं तो Z2 इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा हीलियम के लिए 2। तो अपने पास ऐसा कुछ है कि अपने पास पहला एटम है क्या, लिथियम। तो लिथियम के लिए अपने पास है कि लिथियम +2, इसकी रेडियस को अपने को बोला जा रहा है R1
और इसका एटॉमिक नंबर हो गया अपने पास Z1 इक्वल टू 3 और इसके लिए सेल नंबर N1 दे रखा है वो भी 3। दूसरा अपने पास He+ है, तो He+ की रेडियस को अपने पास बोला जा रहा है R2 और इसका एटॉमिक नंबर अपने पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z2 से जो कि 2 हो गया और सेल जिसकी बात हो रही है इसके लिए हो रही कितना 2। तो अपन ने रेडियस का फॉर्मूला लिखा था और इस तरीके से रिलेशन भी निकाले थे कि R इक्वल टू अपने पास होता है 0.529 n²/z। तो सोचने का तरीका तुम्हारा यही होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने को रेडियस तो नहीं निकालनी, अपने को तो कंपेयर करना है। तो अब क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे कि अपने को पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z और अपने को पता है कि r1/r2 की फॉर्म में अगर अपने को लिखना है तो r1/r2 अपने पास क्या हो जाएगा, सेम होगा ना दोनों का। क्यों सेम होगा सेल नंबर? एक में बोल रहा है सेकंड, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ओके और ये सेकंड एनर्जी लेवल है। तो ये बताया था अपन निकल। यस सर। हाँ, एक्साइटेड स्टेट का मतलब +1 अपने पास सेल रहेगा उससे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड सेल, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ सेल। ये कल बात की है अपन। ठीक है, तो ये अपने पास है कि r1/r2 अपने को निकालना है। तो अपने को यहाँ से पता चल रहा है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। तो r1/r2 अपन कर रहे हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, n1/n2 का होल स्क्वायर। z के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ने r1/r2 लिखा है तो z अपने पास क्या हो जाएगा, Z2/Z1। तो यही तुमको लगाना है। तो n1 अपने पास है कितना 3, n2 अपने पास है क्या 2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपने पास है क्या 2, Z1 अपने पास है क्या 3, तो अपने पास आ जाएगा 2/3। तो 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3/2। तो ये अपने पास रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। तो इस तरीके से अपने को सोल्व करना था। तो मैं यहाँ पे तुमको एक सजेशन दूंगा कि तुम इस तरीके से लिख लिया करो R1 R2 Z1 Z2 N1 N2, क्योंकि इससे तुम्हारे पास कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो पहले अलग अलग डिफाइन कर लो जैसे अपन ने किया, उसके बाद चीजों को मतलब वैल्यूज पुट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि अपन कभी कभी जल्दी जल्दी करते हैं। तो अपने पास अपन ने क्या किया, N1 की जगह N2 रख दिया, Z1 की जगह Z2 रख दिया, तो इस तरीके से मिस्टेक्स हो जाती है। तो थोड़ा सही से लिख लोगे, भले टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो सही होगा। हाँ, अब अगले में अपने को बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट और मतलब अपने पास थर्ड सेल हो गया, तो n = 3 ऑफ Be+3। तो बेरिलियम की बात हो रहा है, तो इसके लिए अपने पास Z कितना हो गया 4 इन टर्म्स ऑफ E के टर्म्स में निकालना। और E अपने पास क्या है, E इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = इसके लिए क्या होगा 2 और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो Z अपने पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर तुमके पास क्या करो कि अपने पास बेरिलियम के लिए बात हो रहा है और हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा है, तो इसको भी अपन वैसे ही बोल दो कि मैं बेरिलियम के लिए बात कर रहा हूँ N1 और Z1, और हाइड्रोजन के लिए अपन बात करते हैं क्या N2 और Z2। तो देखो मैं इसको वैसे लिखता हूँ जैसे पहले अपन लिख रहे थे कि अपने पास क्या है, एक तो Be3+ आयन है, तो Be3+ है तो इसकी एनर्जी जो रहेगा उसको अपन मान लेते हैं कि क्या E1 है। और इसके लिए जो सेल की बात हो रही थी N1, वो अपने को गिवन था क्या थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट मतलब n = 3 और Z1 अपने पास जो बेरिलियम के लिए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से अगर अपन हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन का अपन एनर्जी मान लेते हैं क्या E2, और जो E2 है अपने पास क्या दे रखा है E। ठीक है, तो E2 को अपने पास जो हाइड्रोजन का एनर्जी उसको E में दे रखा अपने को, और यहाँ पे जो अपने पास सेल नंबर है ये अपने पास इसको N2 से लिख देते हैं। तो अपने पास बोल रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट था ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा था, मतलब कितना हो जाएगा 2। तो N = 2 हो जाएगा और Z2 जो है अपने पास ये हो जाएगा क्या 1, इस तरीके से। ठीक है, तो वापस वही एनर्जी को रिलेट कर देंगे दोनों के लिए E1/E2 की तरह, और E2 की जगह की बार क्या रख देंगे E, तो E1 आ जाएगा E की टर्म्स में। तो देखो किस तरीके से कि अपने पास फॉर्मूला था एनर्जी का कि एनर्जी =
13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो अपने पास वापस कंपेयर करना अपने को एक तरीके से हाइड्रोजन और बेरिलियम का, तो वैल्यूज तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो अपन रिलेट करके निकालेंगे, ज्यादा सही रहेगा। तो अपने पास है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो E1 अपॉन E2 क्या है, तो अपने पास Z1 अपॉन Z2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1 अपॉन E2, तो उसकी जगह अपने पास आ जाएगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास रेशियो आ जाएगा, तो Z1 अपने पास कितना है 4 और Z2 अपने पास कितना है 1, तो ये तो अपने पास हो जाएगा क्या 4/1 का स्क्वायर इनटू N2/N1, तो N2 है अपने पास 2, N1 है अपने पास 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर। E1/E2, तो E1 तो एक तरीके से अपने को फाइंड करना था बेरिलियम प्लस 3 के लिए इन टर्म्स ऑफ E, दैट इज E2 कैपिटल E। तो यहाँ से अपने पास E1 आ जाएगा कि 4/1 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 2/3 मतलब 4/9 इंटू E1 अपॉन E था, तो ये E उधर चला जाएगा, तो इंटू अपने पास हो जाएगा E। तो अपने पास E1 आ जाएगा कितना, इसको निकालोगे तो 32 प्लस 32, अच्छा 64 अपॉन 9E। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेरिलियम प्लस 3 की एनर्जी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ E। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, समझ में आएगा ये? यस सर। और देखो ऐसे क्वेश्चन तुम इजीली बना लोगे कि तुमको क्या दिया गया है, वैल्यूज दिया गया है, फॉर्मूले में पुट करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन कर नहीं रहे कि बोल देगा कि हाइड्रोजन के लिए सेकंड सेल का एनर्जी निकाल दो, तो सेकंड सेल में तो इनकी वैल्यू होगी 2, Z हो गया अपने पास 1, या लिथियम प्लस 2 के लिए अपने पास फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकाल दो, या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का रेडियस निकाल दो। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का रेडियस मतलब n इक्वल टू हो गया अपने पास 6, और लिथियम के लिए अगर अपन बात करें तो अपने पास Z हो जाएगा 3। तो इस तरीके के सवाल तो अपन इजीली कर लेंगे। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो फोर्थ अपन लिखा था, हाँ लिखा है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, इसमें आएगा किसी का आंसर। फोर्थ वाले में किसी का आंसर आया क्या? अरे किया है किसी ने? देखो इसमें अपने पास क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब कल बताया था मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे अपन बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अपन क्या कर रहा है, एक ही एलिमेंट के अंदर दो डिफरेंट ऑर्बिट्स की बात कर रहा है, 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो एक का रेडियस अपने को दे रखा है 4r, एक का रेडियस अपने को दे रखा है r। अब अपने को बोल रहा है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी का रेशियो अपने को फाइंड करने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अपने पास जो z है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिट के अलग, सॉरी एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑर्बिट के लिए बात हो रही है। तो ये अपने पास फोर्थ नंबर का सवाल है, सॉल्यूशन नंबर 4। तो इसमें अपने पास कोई एलिमेंट है उसका, या कोई आयन है जिसका एटॉमिक नंबर मान लो क्या Z, उसका एक सेल की बात हो रही N1 जिसका रेडियस अपने को दे रखा है क्या 4r। दूसरा सेल है N2, उसका रेडियस अपने को दे रखा है क्या r। अब ये अपने पास रेडियस होगा एक तरीके से, इसको तुम बोल सकते हो क्या r1 पहले सेल का रेडियस, इसको बोल सकते हो r2 सेकंड सेल का रेडियस। तो रेडियस का रेशियो अपने पास एक तरीके से हो जाएगा 4r अपॉन r, दैट इज 4। और जो N1 में फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जा रहा है क्या f1, और जो N2 में फ्रीक्वेंसी है उसको बोला जा रहा है क्या f2। और अपने से पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास सवाल है। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो कि पहले दोनों के फॉर्मूले लिख लो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो कम से कम फॉर्मूले तो लिखो। कि अपने पास रेडियस का फॉर्मूला था r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z, ये आता अपने पास एंगस्ट्रॉम में। और फ्रीक्वेंसी मैंने याद करने को बोला था कि डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, फॉर्मूला अगर नहीं याद रखना है तो अपने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब।
तो अपने को पता है कि जिन दो सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं उनके लिए Z तो सेम है, तो Z का तो कोई रोल नहीं है। अब अगर अपने को फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है तो अपने को पता है क्या चाहिए, सिर्फ n का रेशियो चाहिए। तो किसी तरीके से अगर मैं n का रेशियो निकाल दूं तो मैं फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी निकाल लूंगा, और n का मतलब सेल नंबर का रेशियो निकालने के लिए अपने को रेडियस का रेशियो गिवन है दोनों के लिए, एक के लिए 4r गिवन है रेडियस और एक के लिए r गिवन है, मतलब वो 4:1 हो गया। तो वहां से मैं क्या करूंगा, पहले सर 64:1 आएगा सर रेशियो। 64:1 नहीं, सही से करो, तुमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे देखो रेडियस वाले फॉर्मूले में देखो कि Z तो अपने पास सेम है दोनों सेल के लिए, क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग सेल के लिए बात हो रहा है, या आयन बोलोगे तो एक ही आयन के अलग अलग सेल के लिए बात हो रहा है। तो अपने को पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो गया, 4R R1 R2 कितना हो गया, R इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। तो N1 अपॉन N2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2:1, क्योंकि अपने पास स्क्वायर था उधर लेके जाओगे तो रूट बन जाएगा। तो N1 अपॉन N2 का रेशियो जो है N1:N2 का रेशियो अपने पास आ गया 2:1। अब अपने को फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, तो इसको अपन इधर ही कर देते हैं साइड में। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, एटम तो सेम है तो Z तो क्या रहेगा, सेम हो गया। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n³ के। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1:8 आएगा सर। हाँ, N2 अपॉन N1 का क्यूब। F1 अपॉन F2 कैसे, N2/N1 आएगा। तो N2/N1 अपने पास क्या है कि N1 अपॉन N2 अपने पास आ रहा है क्या, 2:1। तो 2:1 N2/N1 अपने पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का अपने को क्या करना है, क्यूब। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1:8। समझ में आ गया। यस यस सर। सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो ये आ जाएंगे। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि कंपैरिजन वाले, तो बेसिकली अपने पास जो अच्छे क्वेश्चन बनते हो कंपैरिजन में बनते हैं, कि एक एलिमेंट के अलग अलग सेल का कंपैरिजन कराएगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपन ने किया। या फिर अपन ने जैसे देखा कि दो एलिमेंट्स में अलग अलग सेल में अलग अलग प्रॉपर्टी को कंपेयर करा रहा है, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, एनर्जी का कंपेरिजन अपन ने देखा। और इस वाले में अपन ने R1 और R2 निकाला, तो रेडियस का कंपेरिजन अपन ने देखा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जेई मेंस वगैरह में वो आसान वाले क्वेश्चन भी पूछ लेता है, फॉर्मूला बेस्ड सीधा। तो उसमें तुमको वैल्यूज पुट करनी रहेगी, जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया कि सेपरेशन एनर्जी निकाल दो हाइड्रोजन के लिए पहले सेल की ग्राउंड स्टेट की, तो वो अपन इजीली निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आई थिंक बन जाएंगे अगर ये 3-4 क्वेश्चन समझ में आए तो। ये हो गया अपने पास। एक क्वेश्चन और लिखो जो अपन ने अभी आज कंसेप्ट पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आसानी करेंगे कि कैलकुलेट डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कैलकुलेट थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल of electron in He plus ion। तो पहले तो ये बताओ मेरे को, थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब थर्ड एक्साइटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। बताओ कहां से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। सर फर्स्ट से थर्ड शेल में। फर्स्ट से थर्ड में क्यों जाएगा, फर्स्ट में 4 में जाएगा। थर्ड Yes, sir, एक्साइटेशन fourth की में बात हुई जाएगा। ना, देखो Yes, sir. हाँ 4 में जाएगा। बहुत बढ़िया कि ये पहला एनर्जी लेवल हो गया, ये दूसरा हो गया,
तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो जब मैंने बोला था कि अगर तुमको नहीं दिया है लोअर एनर्जी लेवल कि कहाँ से कहाँ जा रहा, तो लोअर एनर्जी लेवल अपने को n=1 ही मानना है। तो मतलब क्योंकि जब नॉर्मल स्टेट रहेगी तो सबसे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। कल भी अपन ने बात किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अपन बात करते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले किस में रहेगा, पहले सेल में ही प्रेजेंट रहेगा। अगर तुमने उसको कोई बाहर से एनर्जी नहीं दे रखी है तो वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में पहले सेल में ही रहेगा। अब उसने कुछ नहीं बोला, अपने को सीधा बोल दिया कि थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल अपने को निकालना है, मतलब थर्ड वाला एक्साइटेशन अपने को कराना है। तो पहला एक्साइटेशन मतलब क्या होगा कि फर्स्ट सेल से सेकंड सेल, ये अपने पास है फर्स्ट एक्साइटेशन। ग्राउंड स्टेट से अपन बात करते हैं तो सेकंड एक्साइटेशन मतलब n=1 से n=3 में जाएगा, क्योंकि दो एनर्जी लेवल के बीच हो रहा है ना एक्साइटेशन। तो इस सेकंड एक्साइटेशन, और इसी तरीके से अगर अपन बात करें थर्ड एक्साइटेशन, तो थर्ड एक्साइटेशन मतलब n=1 से कहाँ गया, n=4 में। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, थर्ड एक्साइटेशन। तो मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन अभी जा रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो अपने पास जा रहा है n=1 से n=4 में। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा रहा है, तो पहली बात अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा। और एनर्जी डिफरेंस अपन ने निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा E = 13.6 z², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम मतलब एक एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं। दो एटम के लिए करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एटम के लिए बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी एक एटम के लिए निकालोगे उसको। हाँ, तो n1 अपने पास क्या हो जाएगा 1, n2 अपने पास क्या हो जाएगा 4, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल उस हिसाब से। तो डेल्टा E अगर अपन निकाल रहे हैं तो 13.6, Z अपने पास हीलियम की बात हो रही तो 2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व कर लेना इसको, 13.6 × 4 × अपने पास आ जाएगा 16, 15/61 ये आएगा ना, 16 - 1 हो जाएगा। हाँ, तो इसको सोल्व कर लेना, कितना आ रहा है, किसी निकाला क्या? 51 आ रहा है। 51 एग्जैक्ट आ रहा है। जी सर। चलो तो ये अपने पास आ गया 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इतना एनर्जी अपने को चाहिए हीलियम में n=1 से n=4 में जाने के लिए। एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कल भी बोला था कि इस फॉर्मूले से अपन जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे अपन n1 को लोअर एनर्जी लेवल रखते हैं और n2 को हायर एनर्जी लेवल रखते हैं, और अपने को पता चली जाएगा कि 1 से 4 गया मतलब लोअर से हायर गया तो एनर्जी देना पड़ेगा। ये एनर्जी गिवन है। अब अपने ये चीज अभी अभी देखा था कि अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, क्योंकि अभी तो अपन हमेशा इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे, तो सेम वैल्यू अपने पास पोटेंशियल वाइज भी आएगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें एक्साइटेशन पोटेंशियल, इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है, इसको अपन बोल रहे थे थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल की थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वही अपने पास वोल्ट में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज 51 वोल्ट। तो तुमको निकालना एनर्जी ही है, बस उसको वोल्टेज की फॉर्म में लिख देना है सेम मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये था अपने पास, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही आ रहा ना, हाँ 51 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये फॉर्मूला अपन किस तरीके से यूज करेंगे इसकी भी बात होगी इसी क्वेश्चन में, कि अगर दो अपने पास एनर्जी लेवल है कि n1 से n2 जाता है तो इस तरीके से अपने को सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है।
इसको आगे अपन और भी यूज करेंगे, अभी अपन आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें यही फॉर्मूला यूज होता है मेनली, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ज्यादा लिए नहीं है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, तो अपन बात कर लेंगे आगे और भी। तो ये था अपने पास क्वेश्चंस वगैरह की बात होगी। ठीक है, और भी करेंगे अपन, आगे करेंगे क्वेश्चंस, बाकी तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए रहेंगे मॉड्यूल में। तो ये अपने पास हो गया पोटेंशियल अगर निकालना था तो। अब एक चीज थी जो अपन ने स्किप कर दी थी, मतलब लिमिटेशन अपने पास अब बच्चा है बोर मॉडल में, वो था अपने पास, किसी ने बोला भी था सर क्वांटाइजेशन। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, क्वांटाइजेशन में 2-3 चीजें बताते हैं अपन पूरी केमिस्ट्री में, तो तीनों चारों को एक साथ ही बता देता हूँ। तो मैं इसको बोर मॉडल के एकदम लास्ट में पढ़ा देता हूँ। तो क्वांटाइजेशन के बारे में अपने को बात करना है कि इसका क्या मतलब है और एनर्जी किस तरीके से क्वांटाइज है। अपन चार्ज की बात करेंगे कि चार्ज जो होता है वो भी क्वांटाइज होता है, तो चार्ज किस तरीके से क्वांटाइज है। और एक और चीज अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से क्वांटाइज है। तो तीनों को एक साथ पढ़ने का फायदा हो जाएगा कि तीनों तुमको एक साथ याद रहेगा। अगर मैं तुमको चार्ज तुमको पढ़ाते फिजिक्स में कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं, एनर्जी अपन पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, और एंगुलर मोमेंटम पर पढ़ते हैं बोर मॉडल में कि वो क्वांटाइज होता है। तीनों को अलग अलग जगह लिखेंगे, उससे अच्छा है कि एक जगह लिखें तो तीनों एक साथ याद रहे। तो ये है अपने पास क्वांटाइजेशन। तो इसी तरह छोटा सा हेडिंग डाल दो क्वांटाइजेशन। तो पहली बात तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो क्वांटाइजेशन में एक टर्म अपने पास आएगा क्वांटा, इसकी अपन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बात भी कर चुके हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम से अपन देखा था क्वांटा। क्वांटा का सिंपल सा मतलब होता है पैकेट। तो वहां पे अपन बोल रहे थे कि एनर्जी जो है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और लाइट के केस में अपन जो क्वांटा होता है या जो क्वांटम होता है, क्वांटा को ही अपन क्वांटम भी बोल देते हैं। और लाइट के केस में उसको फोटोन बोल रहे हैं, तो फोटोन में बोलूं, क्वांटा बोलूं, क्वांटम बोलूं, तो एक ही बात है सब। तो बेसिकली जो क्वांटा का मतलब होता अपने पास पैकेट। तो जो चीज पैकेट की फॉर्म में होती है ना उसको अपन बोलते हैं क्वांटाइज है वो। समझते हैं इसका मतलब। तो इसको पहले अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपने पास मान लो कि एक बाल्टी है, एक बकेट है, कि अपने पास एक बकेट है, इसमें अपने पास मान लो कि 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है। तो इसमें 10 लीटर वाटर है, ये हो गया। ठीक है, कॉमन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। और अपन ने क्या किया कि दूसरा एक और बकेट था अपने पास, उसमें भी 10 लीटर वाटर था, लेकिन अपन ने इसमें क्या किया कि जो पानी था उसके अपन ने पैकेट बना दिए 2-2 लीटर के या 1-1 लीटर के। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, पैकेट के फॉर्म में पानी को रख दिया। तो अगर 1-1 लीटर के बनाएंगे तो अपने पास 10 पैकेट बनेंगे, और 2-2 लीटर के बनाओगे तो 5 बनेंगे। तो इसी तरीके से अपन दिखा रहे थे, छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं, अपने को समझने के लिए से बना रहे। तो अपने पास मान लो कि अपन ने ये कितने हो गए अपने पास 10 पैकेट बना दिए 1-1 लीटर के। ठीक है, अब थोड़ा क्वांटाइजेशन मतलब एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे को मान लो कि यहाँ से पानी निकालना है इस वाली बकेट से, तो मैं यहाँ से 1 लीटर पानी निकाल सकता हूँ, 1.2 लीटर निकाल सकता हूँ, 1.3 लीटर निकाल सकता हूँ, 2 लीटर निकाल सकता हूँ, 2.5 लीटर निकाल सकता हूँ। मतलब मैं कैसे भी पानी का यहाँ से ट्रांसफर कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से पानी का ट्रांसफर करता हूँ इस सोर्स से या इस बकेट से, तो पानी जो निकलेगा डायरेक्ट क्या निकलेगा, अपन ने 10 पैकेट बनाए मतलब 1 लीटर में ही ट्रांसफर होगा। या तो 1 लीटर निकलेगा, एक पैकेट अगर तुमने निकाला तो, 2 पैकेट निकाले तो 2 लीटर, 3 पैकेट निकाला तो 3 लीटर, 4 पैकेट निकाले तो 4 लीटर, और पूरे 10 पैकेट निकाल लिए तो 10 लीटर। मतलब यहाँ पे जो पानी निकल रहा है वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट में निकल रहा है, 10 लीटर, 2 लीटर, मतलब इस तरीके से कितने पैकेट तुम निकाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो चीज। अच्छा, तो ये हो गया अपने पास। अब इसी चीज को अपन क्या करते हैं, चार्ज से रिलेट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि कोई भी अगर चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया या एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो पैकेट की फॉर्म में रहता है। मतलब जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसका जो ट्रांसफर होगा तो हमेशा एक फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होगा।
तो इसको देखो अपन चार्ज से रिलेटेड करें कि चार्ज किस तरीके से अपने पास एक हमेशा फिक्स अमाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अगर अपने पास मान लो कि दो बॉडी है ए और बी, तो ये तो तुमको पता होगा कि जब भी अपने पास चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होता है। कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के, ये दोनों पहले न्यूट्रल था, यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और बी को दे दिया, तो ए से चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या रहेगा, प्लस ई, 1। प्लस ई। और बी पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उस पर चार्ज क्या रहेगा, माइनस ई। अब अगर मान लो कि मैंने पहली बार में किया और ऐसे मान लो कि मैंने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो इस पे चार्ज आएगा 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना, ई। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा ए वाले पे 1 लिख दो, ए लिख दो, लिख दो कुछ भी, तो यहाँ पे आएगा क्या, +3e। और यहाँ पे आएगा बी वाले पे 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो -3e, या 2 करोगे तो +2e और -2e। मतलब जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट हो रहा है। अच्छा, ई मतलब अपने पास क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या अपने पास मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते हैं, तो यहाँ पे +2e आता, यहाँ पे -2e आता, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आता अपने पास, नेगेटिव है इस पे, तो ये आता अपने पास -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपन बोल रहे थे कि अपने पास क्या हुआ कि अपने पास दो बॉडी था, उसमें अपन चार्ज का ट्रांसफर करा रहे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ ए से बी में, तो इस पे बी पे जो चार्ज आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पे आएगा अपने पास -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब अपन चार्ज को हमेशा क्या कर पाएंगे, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल या इसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसी के टर्म्स में ट्रांसफर कर पाएंगे। मैं कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच चार्ज जो है इस तरीके का ट्रांसफर नहीं कर सकता कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19, या तो मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ट्रांसफर कर पाऊंगा, या मैं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 ट्रांसफर कर पाऊंगा। लेकिन मैं कभी भी दो बॉडी के बीच जो चार्ज है उसको इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता कि 1.2 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन में ऐसे नहीं कर सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसके एक पैकेट की फॉर्म में रहता है। जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि जब भी पानी ट्रांसफर होगा तो एक हमेशा 2 लीटर 1 लीटर मतलब 1 लीटर के सेट में ही ट्रांसफर होगा, जितने पैकेट तुम निकाल रहे हो उस हिसाब से। तो चार्ज भी उसी तरीके से अपने पास क्या होगा ट्रांसफर होगा कि एक इलेक्ट्रॉन किया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दो किए तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3 करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं ये चार ट्रांसफर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन 2.4 ऐसा नहीं कर सकता। तो हमेशा जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो जो नेट चार्ज आएगा Q, वो अपने पास क्या रहेगा, n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और ये n अपने पास क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसफर हुआ है। तो एक तरीके जो टोटल चार्ज जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक तरीके से ट्रांसफर हुए हैं। तो इसी चीज को अपन बोल रहे हैं कि जब भी चार्ज आ रहा हो एक तरीके से ई की फॉर्म में जा रहा है, E/2 नहीं जा सकता, E/3 नहीं जा सकता, जब भी ट्रांसफर होगा तो E2E 3E 4E इस तरीके से होगा। तो एक तरीके से पैकेट हो गया ना E, कि हमेशा उसी अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से क्वांटाइज हो जाना, पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसी को अपन मतलब बोल रहे हैं कि जब भी ट्रांसफर होगा तो एक पैकेट की फॉर्म में होगा। ये थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। तो ये अपने पास चार्ज होता है कि क्वांटाइज हो गया, क्योंकि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, हमेशा एक छोटा पैकेट ट्रांसफर होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर हुआ क्या तुमको? यस सर। तो
क्वांटाइजेशन मतलब एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज जो है वो हमेशा अगर ट्रांसफर होती तो एक स्मॉल अमाउंट में ट्रांसफर होती है, क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, एक पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो चार्ज क्वांटाइज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसा तो नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए या फिर 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो हमेशा एक पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से अपने पास जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। इसी तरीके से अपन एनर्जी की बात की थी अपन ने कि जो टोटल एनर्जी रहेगी किसी भी सब्सटेंस में, अगर एनर्जी एमिट किया है उसने या एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, तो फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तो अगर मान लो कि अपने पास क्या है, किसी रेडिएशन में या किसी सोर्स से जो एनर्जी आ रहा है उसमें एक फोटोन की एनर्जी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब कोई अपने पास मान लो कि बॉडी है या मेटल है, जैसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात कर रहे थे, या किसी को अपन हीट कर रहे हैं उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ये अपन ने बोला था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। तो जब भी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा तो अगर मान लो कि इसने एक फोटोन एक्सेप्ट किया तो इसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। 2 फोटोन एक्सेप्ट किया तो इसका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ेगा। 3 फोटोन एक्सेप्ट किया है तो इसका एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ेगा। तो अगर इसके ऊपर जो रेडिएशन गिर रहा है अगर उसमें फोटोन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो इसका एनर्जी जब भी बढ़ेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मल्टीपल में ही बढ़ेगा। मतलब जो इसका टोटल एनर्जी रहेगा वो एक फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा कि इसके ऊपर टोटल कितने फोटोन गिरे या कितना फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है। या अपन जो बोल रहे थे कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी ट्रेवल कर रहा है तो फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, मतलब एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट एक साथ चल रहे हैं। तो किसी भी चीज का पैकेट्स में बढ़ जाना उसी को अपन क्वांटाइजेशन बोल रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। तो एनर्जी भी अपने पास क्या है, क्वांटाइज होती है। तो ये एनर्जी की बात हो गई। इसी तरीके से अपन ने एंगुलर मोमेंटम की बात की थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम अपन लिख रहे थे mvr। तो mvr अपन ने लिखा था कि n इंटू h/2π, ठीक है। तो अगर अपने पास पहला सेल है दैट इज n इक्वल टू 1 तो उसका अपने पास एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, h/2π। दूसरा सेल अपने पास n इक्वल टू 2 तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2 इंटू h/2π। अगर अपने पास आ जाएगा n इक्वल टू 3 तो एंगुलर मोमेंटम अपने पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू h/2π। तो देख सकते हो इलेक्ट्रॉन अगर पहले सेल में रहता है तो h/2π का एंगुलर मोमेंटम रखता है, दूसरे सेल में रहता है तो उसका 2 टाइम्स, तीसरे सेल में रखता है तो उसका 3 टाइम। मतलब ये अपने पास एक तरीके से h/2π एक पैकेट हो गया एंगुलर मोमेंटम का। और जब भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा तो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन से सेल में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एनर्जी के केस में पैकेट क्या बन गया, छोटा फोटोन का एनर्जी। ये अपने पास एक तरीके से पैकेट है एनर्जी का। एंगुलर मोमेंटम के केस में पैकेट क्या बन गया, h/2π, कि इसी के मल्टीपल के फॉर्म में अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा इलेक्ट्रॉन का। अगर पहले सेल में है तो h/2π, दूसरे सेल में तो 2h/2π, तीसरे सेल में तो 3h/2π, फिफ्थ सेल में तो 5h/2π। मतलब इसी के मल्टीपल में हमेशा एंगुलर मोमेंटम आएगा। ऐसे चार्ज की अपन ने बात की तो जब भी चार्ज आएगा तो ई के मल्टीपल में ही आएगा। तो एक तरीके से छोटा पैकेट हो गया अपने पास चार्ज का। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अपने पास क्या रहेगा। तो एक क्वांटाइजेशन मतलब सिंपली पैकेट में ब्रेक हो जाना या पैकेट की फॉर्म में रहना, उसी को अपन क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि उसके नाम में क्वांटा आ रहा है, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, कि कोई भी चीज अगर पैकेट में है मतलब वो क्वांटाइज है। तो ये अपन ने बात किया कि चार्ज हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, क्वांटाइज होती है। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. तो ये चीजें तुम लिख लो कि चार्ज तो अपन ने क्या क्या देखा, एक तो अपने पास चार्ज है क्वांटाइजेशन में, एग्जांपल में कि चार्ज अपन ने देखा कि चार्ज इज क्वांटाइज। सेकंड, एनर्जी, टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज। तो ये सब चीजें जो अपने पास क्वांटाइज होती है। तो मेनली अपन इन तीनों के बारे में मतलब इन्हीं प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो जो अपने पास क्वांटाइज आएगी
तो क्वेश्चन सिंपली बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटाइज, तो 3 तो ये दे देगा, इसके अलावा चौथा कोई और प्रॉपर्टी दे देगा, तो उसको टिक कर देना है। तो ये होगा अपने पास क्वांटाइजेशन का मतलब। तो लिख लेना, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखो पहला पॉइंट इसमें जो ये है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, आयन या फिर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब वही हो गया कि ऐसे एटम और आयन के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये अपन पहले भी बात कर रहे थे, तो इसने एग्जांपल भी दिया जैसे Ag+, lithium+2, Be+2, ऐसा क्वेश्चन अपने कल भी किया था। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो स्पेक्ट्रम अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो किस तरीके से स्पेक्ट्रम आता है। बोर्ड ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो बात की थी, लेकिन इसने अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखते टाइम भी वही देखा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि इसने जितना भी अपने रिजल्ट वगैरह दिए थे, जो भी डिस्कशन किया था, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के हिसाब से किया था। तो ये एक तरीके से लिमिटेशन होगी कि इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसका, तो इसने स्पेक्ट्रम बताया कि वैसा स्पेक्ट्रम क्यों आ रहा है, उसको एक्सप्लेन भी किया कि ये रीजन है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में इसने कोई बात नहीं की, तो एक लिमिटेशन हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरी फाइन लाइंस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है थोड़ा, तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो वहां पे तक हम समझेंगे ही। कि उसने ऐसे बोला था अपने पास, पहली बात तो जैसे अपन व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं कि अपने पास व्हाइट लाइट आ रहा, उसको अगर अपन प्रिज्म से पास कर देंगे तो अपने को बताएगा 7 कलर में डिवाइड हो जाता है विद क्योर। और हाइड्रोजन एटम से अगर मान लो कि अपने पास हाइड्रोजन गैस था, उसको अपन ने हीट किया और उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हाइड्रोजन एटम्स बन गए, हीट करके अपन ने H2 गैस को एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। या सिंपली ऐसे समझ लो कि अपन ने एक कंटेनर ले रखा, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स ले रखे, किसी भी तरीके से एटम्स बनाया, उससे अपने को मतलब नहीं है। अब उन एटम्स को अपन एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, और जैसे ही तुम एनर्जी सप्लाई करना बंद करोगे, तो इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी लोअर एनर्जी लेवल में या ग्राउंड स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो तुमने एनर्जी देके उसको ग्राउंड स्टेट से हायर में पहुंचा दिया, तो जब तक तुम एनर्जी देते रहोगे तब तक वो हायर में रहेगा। जैसे एनर्जी सप्लाई करना बंद करोगे हुए, तो हायर से वापस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कि जैसे मान लो कि ग्राउंड स्टेट है, तो उन्हें बताया ग्राउंड स्टेट है, सबसे कम एनर्जी का स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहीं पे रहेगी। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मली तो यहीं पे रहेगा। लेकिन तुम अगर इसको एनर्जी दे देते हो, तो ये क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। जितना एनर्जी देगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो एनर्जी लेके कौन से सेल में जाएगा, वो तुमने कितना एनर्जी सप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हाइड्रोजन की गैस ने, तो सेकंड में चला जाएगा। और 12.1 अगर दिया है, तो जैसे अपन बात कर रहे थे, तो वहाँ पे थर्ड में चला जाएगा। तो जितना अमाउंट तुम दोगे उसके हिसाब से वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कम स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी उसकी ज्यादा है। और अगर उसके पास पॉसिबिलिटी की एनर्जी लूज करके वापस आ सकता है, तो वो वापस आ जाएगा अगेन, जैसे एनर्जी सप्लाई तुम बंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अपन यही करते हैं कि अपन ने हाइड्रोजन एटम्स लिए, और नॉर्मल रखोगे तो ग्राउंड स्टेट में होंगे, मान लो कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तुमने एनर्जी दिया तो उसको हायर एनर्जी लेवल में ले गए, और फिर एनर्जी सप्लाई तुमने बंद कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस हायर से लोअर में आएंगे, और हायर से लोअर में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे। जैसे अपन ने यहीं पे बोला, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा टू गेट स्टेबिलिटी। और जो ये एनर्जी एमिट हो रही है, अगर इसको अपन क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कर दे, तो प्रिज्म से पास करने पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा अपने को, लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब जैसे विबग्योर में अगर तुम पैटर्न देखोगे तो तुमको 7 कलर दिखाई देंगे, और हाइड्रोजन एटम्स के साथ अगर उसको एक्साइट करके वापस डी एक्साइट करते हो, तो वहां से जो एनर्जी निकल रही है, अगर उसको प्रिज्म से पास करते हो, तो तुमको लाइंस बनती हुई दिखाई देगी, तो उसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कलर नहीं होगा? ब्राइट, हाँ
कलर नहीं होगा? नहीं, कलर हाइड्रोजन के केस में 4 ही कलर्ड लाइन बनती है, उसकी अपन बात करेंगे। तो वही तो मैंने बोला ना कि बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था, वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अपने कलर तो अपने को वही दिखेगा ना जो अपने विजिबल रीजन में आएगी, जो लाइन्स यस। या जिनकी एनर्जी। तो कलर की भी आती है, सिर्फ 4 लाइन आती है, उसकी अपन बात कर लेंगे कौन कौन सी लाइन है, कहाँ से आ रही है, वो डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने पास लाइन्स अपने को बनती हुई दिखाई देती है। तो ये लाइन आ गई अपने पास। तो इसने जो बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने पास मान लो कि किसी एनर्जी लेवल N2 से N1 में आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक लाइन दिखेगी। हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन बनेगी, ठीक है। कि 5 से अगर 4 में आ रहा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी एक लाइन दिखेगी। अगर 5 से सीधा 1 में आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक लाइन रहेगी अपने पास। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा कहाँ से कहाँ आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास लाइंस बनेगी। लेकिन बाद में देखा गया, मतलब उन लाइंस को भी अगर ऑब्जर्व किया जाए ढंग से, तो उन लाइंस के अंदर भी क्या होती है, काफी छोटी छोटी लाइंस होती है। मतलब एक लाइन जो है वो एक से ज्यादा लाइन से बनी हुई है। तो उस चीज को उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि उसने बोला कि 5वें सेल से अगर मान लो कि फर्स्ट सेल में आ रहा है तो अपने को एक लाइन दिखेगी कि अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये मान लो कि n=5 है, ये अपने पास n=1 है। तो 5 से अगर डायरेक्ट 1 में आ गया तो अपने पता है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा, जो भी अपने पास रहेगा। उन दोनों के बीच एनर्जी गेन। 1 से अगर जो 2 में जाएगा तब भी लाइन आएगी? 1 से 2 में जाएगा तब तो एनर्जी देनी पड़ रही है ना यार, तब एनर्जी एमिट कहाँ हो रही है। अच्छा, जो मतलब एनर्जी जो एमिट हो रही है वो लाइट के फॉर्म में हो रही है? वो एनर्जी की फॉर्म में हो रही ना, लाइट नहीं बोल सकते, मतलब हाँ बोल सकते हो। मतलब कोई एनर्जी एमिट हो रही है, उसको प्रिज्म से अपने को पास करना है। ठीक है। हाँ, तो कि 5 से अगर मतलब हर ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक लाइन अपने को दिखेगी। उसने ये बोला था कि अगर 5 से डायरेक्ट 1 आया तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन दिखेगी, जो भी एनर्जी रहेगा उसके हिसाब से। हाँ, तो ये था अपने पास। तो बाद में देखा गया कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन 5 से 1 आया तो 5 से 1 की जो लाइन है वो वाला लाइन भी क्या है, उसके अंदर अगर तुम उसको जूम करके देखते हो, मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह से ऑब्जर्व करते हो, तो वो लाइन भी अंदर क्या है, और लाइंस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि एक लाइन को, मतलब एक लाइन जो है वो और ज्यादा लाइन से क्यों बनी हुई है। क्योंकि इसका रीजन सिंपल सा ये है कि जैसे वो बोल रहा है कि अपने पास कि 5th सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो उसने सिर्फ सेल की बात की थी, उसने सब सेल या ऑर्बिट्स की बात ही नहीं की थी। तो 5th सेल में भी अपने पास क्या रहेगा, अगर 5th सेल की बात करें तो वहां पे अपने पास एस सब सेल रहेगा, पी सब सेल रहेगा, डी सब सेल रहेगा और एफ सब सेल रहेगा। और एस की एनर्जी सबसे कम रहेगी, पी की एनर्जी उससे ज्यादा, डी की एनर्जी उससे ज्यादा और एफ की एनर्जी और ज्यादा। और इसी तरह मान लो कि 1 में आ रहा है तो वहां पे तो अपने पास क्या एक ही सब सेल है, 1s। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास एक एटम में आया मान लो कि 5s से 1s, तो इसका अलग एनर्जी रहेगा। एक में अपने पास आया कहाँ से 5p से 1s, इसका अलग एनर्जी रहेगा। एक अपने पास आया 5d से 1s, उसका अलग एनर्जी रहेगा। और अपने पास एक आया मान लो कि 5f से 1s, उसका अलग एनर्जी रहेगा। लेकिन उसने तो सब सेल ये सब तो माना ही नहीं, उसने तो सिर्फ सेल के बारे में बात की। तो बोर्ड तो ये मान रहा था कि जैसे अपन ने बोला कि 5s से आया, 5p से आया, 5d से आया, 5f से आया, ये भी अपने को बताया कि 5s, 5p, 5d, 5f ये सब सेल्स होते हैं जिनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो जब 5s से 1s आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग अलग एनर्जी रहेगी, 5p से 1p के करस्पॉन्डिंग अलग एनर्जी रहेगी, 5d से 1s के करस्पॉन्डिंग अलग एनर्जी रहेगा और 5f से 1s के करस्पॉन्डिंग अलग एनर्जी रहेगी। तो अलग अलग एनर्जी है, तो अलग अलग लाइन अपने को दिखनी चाहिए। अब उनमें एनर्जी गैप इतना कम है कि सारी लाइन तुमको लगभग क्या दिखेगी, मर्ज होती हुई दिखेगी अगर तुम नॉर्मली देखते हो। अगर उसको जूम करके देखोगे तो तुमको वहां पे ज्यादा लाइन दिख सकती है। तो ये था अपने पास थोड़ा बहुत कि एक लाइन जो थी वो काफी सारी लाइन से मिलके बनी हुई थी। तो इसी कंसेप्ट से पता भी चला था ये जो सेल है उसके अंदर अभी और भी एनर्जी लेवल्स है, जिनको बाद में बोला गया क्या, सब सेल। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे इस तरीके से। तो मतलब ये इस पॉइंट में यही बोलना चाह रहा है कि जो एक लाइन है उसकी फर्दर स्प्लिटिंग होती है, मतलब उसमें और भी लाइंस प्रेजेंट है। तो ये था अपने पास, जो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश किया, इसको अपन आगे फिर देखेंगे। तो अगर समझ में आया तो ठीक है, बाकी ऐसे याद रखो फिलहाल। तो इसने आगे बोला कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज क्यों है इसके बारे में भी नहीं बता पाया। उसने तो डायरेक्ट ऐसे बोल दिया था, फॉर्मूला ही डिराइव करके नहीं बताया था उसने, ये अपन ने पहले भी बात की थी। उसने सिर्फ बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा mvr
वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसीलिए अपन उसको क्वांटाइज बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आएगा h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा। तो इसका भी उसने कोई रीजन नहीं बताया, ये अपन पहले ही बोल चुके हैं, तो ये भी एक तरह की उसका लिमिटेशन ही हो गया। It was not able to explain the de Broglie concept of dual nature of matter। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने बोला था कि ड्यूअल नेचर होता है, इसका अपने थोड़ा सा बात लाइट के लिए क्या था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को अपन वेव नेचर मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ही पहला साइंटिस्ट था जिसने बोला था कि हर सब्सटेंस के पास क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। तो इसने क्या किया था, बोर ने वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था, तो भी इस लिमिटेशन हो गया कि दोनों नेचर इलेक्ट्रॉन के पास तो दोनों को कंसीडर करना चाहिए। इसने सिर्फ क्या किया था, पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था। तो इसने अपना जो एप्लीकेशन वगैरह दी वो भी पार्टिकल मानते हुए दिया इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन एक वेव बनाते हुए रेंडमली मूव करता है। तो ये भी अपने पास लिमिटेशन हो गया। रिडबर्ग इक्वेशन, ये और लिख लो, रिडबर्ग इक्वेशन। तो जब अपन ने बात किया था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पास किसी n1 एनर्जी लेवल से n2 एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो चाहे हायर एनर्जी लेवल से लोअर जाए, लोअर से हायर जाए, अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन जो एनर्जी रहेगा वो मैग्नीट्यूड वाइज उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर रहेगा, दैट इज डेल्टा ई। और ये डेल्टा ई अपने को निकालने का अपने फॉर्मूला लिखा कि डेल्टा ई इक्वल टू अपने पास क्या होता है 13.6 z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, n1 से n2 जा रहा होगा या n2 से n1 जा रहा होगा, कि n1 से अगर n2 जा रहा है तो उल्टा लिख दिया, इसको n2 कर देते, इसको n1 कर देते, ये n1 है, ये n2 है। तो अगर अपने को बताया कि अगर n2 से n1 आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, बट अपने पास एक एनर्जी फोटोन एमिट करेगा, तो उस फोटोन का जो एनर्जी रहेगा वो डेल्टा ई के इक्वल रहेगा। और अगर वही चीज अपन उल्टा बोले कि अगर अपने पास n1 से कहाँ जा रहा होगा, n2 जा रहा होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो डेल्टा ई रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ वेवलेंथ आएगी। तो अपने को बेसिकली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी कि जब भी n1 से n2 के बीच ट्रांजिशन हो रहा है तो वहां पे जो एनर्जी का फोटोन या तो एमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, एमिट हुआ एब्जॉर्ब हुआ अपन इजीली पता कर लेते हैं कि लोअर साइड गया या हायर से लोअर गया, तो उसकी वेवलेंथ मेरे को निकालनी है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है तुमसे वेवलेंथ भी पूछ ले। तो ये जो डेल्टा ई एनर्जी है इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी वो अपने को फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, अपने को पता है कि एनर्जी अपन इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, और अपने को पता है कि एनर्जी को अगर अपने को वेवलेंथ से रिलेट करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। तो मैं वही कर दूंगा कि एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मतलब जो डेल्टा ई एनर्जी था उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपन निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा ई को अपन ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ रहेगा उसके हिसाब से। तो लेमडा अपने को निकालना है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 1/λ इक्वल टू, मैं डेल्टा ई को भी हटा दे रहा हूँ, ये h इंटू सी तो कांस्टेंट है तो इसको तुम इधर ले जाओ। अच्छा यहाँ पे यूनिट अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो अपने पास h और c तो कांस्टेंट है, तो इसको अपन क्या करेंगे 13.6 के साथ ही ले लो, तो अपने पास बन जाएगा कि 13.6 डिवाइडेड बाय hc इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो वेवलेंथ हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा दो, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वही n1 n2 अपने को दिया जाएगा कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जेड अपने पास एटम आयन जिसकी बात कर रहा है वो हो गया। अभी 13.6 डिवाइडेड बाय hc था, तो यहाँ पे तुम वही hc की वैल्यू रख दो, यूनिट कन्वर्जन वगैरह पुट करो, तो अपने पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं r। तो ये फॉर्मूला अपने पास जो बन जाएगा इसको अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि 1/λ इक्वल टू न्यू कांस्टेंट r इंटू जेड स्क्वायर 1/n2
n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर तुमको डायरेक्ट वेवलेंथ निकालनी है, जब भी इलेक्ट्रॉन n1 से n2 जाएगा तो तुमको ये वाला इक्वेशन यूज करनी है। एनर्जी के लिए अपन लिखा ही था ऊपर, और वेवलेंथ पे अपन पूछी जाएगी। तो ये अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बढ़ेंगे तो उसमें यूज आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा तो कितना वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, कितना वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा। तो ऐसे अपने को निकालना है कि 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और जो ये आर है इसको अपन बोलते हैं क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो होता है अपने पास, ये तुम या तो डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो, वैसे वैल्यू जो है तुमको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगी। तो ज्यादा आसान अपने पास ये रहेगा कि जैसे अपन चलो पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास आएगा, इसको आर से लिखते हैं कभी कभी, तो जैसे अपन यहाँ लिखा कभी कभी ये आर एच भी लिख देता है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर्मली अपन आर ही लिखते हैं। तो ये हो गया अपने पास। तो इसकी वैल्यू जो आती है अपने पास, ये आती है क्या, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो मीटर में अगर निकालना है तो ये वाला इक्वेशन तुमको ये वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा। लेकिन अपने को बताया कि अपन ज्यादातर जगह पे क्या करेंगे, अपन जो वैल्यू निकालेंगे वो एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो इक्वेशन आ रही है ये तो याद रखना ही है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो तुम यहाँ पे n1 रख दोगे, n2 रख दोगे, z रख दोगे, और r अपने पास कांस्टेंट है। तो अपने को तो 1/λ थोड़ी निकालना है, अपने को लैम्डा निकालना है। तो सब कुछ सोल्व करके अगर तुम लैम्डा निकालने जाओगे तो ये जो r है इसको रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जो भी तुम यहाँ से कैलकुलेशन करके निकालोगे, ठीक है। तो अपने को तो लैम्डा निकालना है, तो जब भी लैम्डा निकालने जाओ तो जो कांस्टेंट r है एक तरीके से 1/r अपने को चाहिए होगा, अगर ध्यान से तुम सोचो तो। ये फॉर्मूला अपने पास 1/λ की फॉर्म में है। तो अपन क्यों ना ऐसा करें कि 1/r की वैल्यू याद करें, ये अपने पास ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अपने पास नॉर्मली अपन 1/r की वैल्यू ही याद रखते हैं, और जो अपने पास 1/r है, 1/r इक्वल टू होता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, और तुमको 1/r ही रखना पड़ेगा, तो तुम डायरेक्ट 1/r की वैल्यू याद रखो r के बजाय। तो तो ये तुम्हारे लिए 911 ज्यादा यूजफुल रहेगा। 911 912 कुछ भी लिख देते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेट है, वो तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये है अपने पास कि ये अपने को इक्वेशन यूज करनी है जब भी अपने को बोला जाएगा किसी एनर्जी लेवल से n1 से n2 जाएगा तो लैम्डा अगर अपने को निकालना है तो। और लैम्डा के लिए अपन जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली जब आंसर निकालने जाएंगे लैम्डा, तो जो कांस्टेंट था r वो अपने पास बन जाएगा क्या, 1/r। तो 1/r बन जाएगा, तो अपने पास 1/r की वैल्यू अपने याद कर लिए कि 900, तुमने 11 याद कर रखा है तो 11 लिख लो, और इनके लिए नया है वो 12 लिख लो, 912। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आंसर में चेंज आएगा तो चल जाएगा। हाँ ऊपर आर की वैल्यू एक बार दिखा दें, क्या निकाली थी, मतलब क्या लिखी थी। हाँ ये रहा। सर इसको सॉल्व करके एक बार बता सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल के HC 13.6/HC के टर्म में। देखो 13.8c के टर्म में नहीं आएगा, पहले तुमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि r जो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे यूनिट जो है ये मीटर है, सर तो टाइम जाएगा फालतू, और कुछ नहीं है। तो पहले कर लिया था, 13.6 जो नहीं आ रहा है सर। इसको 13.6 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो तो जूल में कन्वर्ट हो गया, डिवाइडेड बाय h इंटू सी कर दो, तो h अपने पास 6.63 इंटू 10⁻34, और c जो है अपने पास, ये अपने पास आएगा कितना, 3 इंटू 10⁸। तो अभी जो h आएगा ये मीटर में, मीटर इनवर्स में आ जाएगा यहाँ से r, यही किया है। सर गलती से मैंने 1.6 से डिवाइड कर दिया है। तो वही कुछ किया होगा इसलिए नहीं आया, ठीक है। यस हाँ तो ये हो गया अपने पास। तो ये 1/r तुमको डायरेक्ट याद रखो, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो ये हो गया अपने पास।
तो जब भी n1 से n2 जाए इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो या एमिट हो तो अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो ऐसे निकाली जाएगी कि r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा आसान सा, तो वैल्यू पुट करा के दिखा देता हूँ मैं कि 1/12 कैसे यूज कर रहे हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो लिखो कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ radiation when electron returns from fourth orbit to first excited state in He plus ion। कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या है फोर्थ ऑर्बिट से है, मतलब वही फोर्थ सेल, तो n2 अपने पास हो जाएगा 4। मैंने बोला था n2 अपने को हायर एनर्जी लेवल लेना है, बड़ी वाली वैल्यू। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड सेल, तो n1 इक्वल टू हो गया 2। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास वो 4 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो अगर 4 से 2 में आ रहा है तो आयन जो है अपने पास वो क्या हो गया He प्लस, तो मतलब जेड अपने पास कितना हो जाएगा 2। तो हीलियम प्लस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन जब 4 से 2 में आएगा तो वहां पे जो एनर्जी एमिट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना रहेगा ये अपने को फाइंड करना है। तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए अपन रिडबर्ग इक्वेशन यूज करते हैं। तो वही अपने को लगाना है कि 1/λ इक्वल टू r की वैल्यू अपन सबसे लास्ट में रखेंगे, जब वो 1/r उसको बना देंगे तो r को ऐसे रखना है हमेशा। तो r इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 1/n1, तो n1 अपने पास हो गया 2 का स्क्वायर माइनस n2 हो गया अपने पास 4 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा r इंटू 4 इंटू 1/4 अपॉन 1/16, तो 1/4 अपॉन 1/16 करोगे तो 16 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 3/16 सोल्व करने पे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या एक तरीके से भी 1/λ। अब 4 से कैंसिल हो गया 4 बार, तो ये अपने पास आ गया कितना 3r/4 1/λ की वैल्यू। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया करो r की टर्म्स में। अब हमें पता है लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा 4/3r, तो 4/3 इंटू 1/r, और 1/r की वैल्यू अपन लिख सकते हैं क्या 912। तो अपने पास आ जाएगा 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, जो भी फोटोन एमिट हो रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग। बस यूनिट तुमको ध्यान रखना है कि 912 एंगस्ट्रॉम अपन ले रहे हैं, तो एंगस्ट्रॉम में आएगा। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास इक्वेशन यूज करनी है वेवलेंथ निकालने के लिए। अच्छा, वेवलेंथ निकाल दी तो तुमसे कभी कभी जरूरी नहीं कि वेवलेंथ ही पूछे, एनर्जी अपने को निकालना है तो अपने फॉर्मूला निकाले रखा है डेल्टा ई वाला। तो जब भी n2 से n1 जा रहा है तो उसके लिए एनर्जी इस फॉर्मूले से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो अगर आर की वैल्यू अपन ये रखते हैं तो एंगस्ट्रॉम में आता है। फ्रीक्वेंसी भी तुमसे पूछ सकता है, मीटर में ही आएगा ना नहीं मीटर में एंगस्ट्रॉम में आएगा ना यार। स्ट्रॉन्ग सर, ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम लिखा तो है कि 1/r की Wavelength। वैल्यू जो है, हाँ वेवलेंथ ही तो मैं बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा यहाँ पे तो ठीक अपन ने है। वही किया है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपन इसे वेवलेंथ पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। तो वेवलेंथ तो एनर्जी के लिए तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। फ्रीक्वेंसी भी तुमसे पूछी जा सकती है, तो क्या कर सकते हो तुम, या तो डायरेक्ट लैम्डा निकाल दो इक्वेशन का यूज करके। तो लैम्डा निकाल दो तो अपने पता है कि अपने पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है कि म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट c। तो इससे यूज कर लो कि लैम्डा फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो, स्पीड ऑफ लाइट तुमको पता है तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। या दूसरा तुम कर सकते हो कि डेल्टा ई निकाल दो, एनर्जी निकाल दो और उसको h इंटू न्यू के बराबर कर दो। तो कुछ भी कर सकते हो दोनों में से, अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो। नेक्स्ट जो है इसमें अपने पास है, अच्छा टाइम बचा भी तो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो उसी पे आ जाते हैं अपन, ये भी एक तरीके से बोर्ड में ही काम किया था इसके ऊपर भी। तो
तो हाइड्रोजन इस एटम का स्पेक्ट्रम कैसे आएगा उस पर अपन बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपन हाइड्रोजन एटम्स का स्पेक्ट्रम लेना चाह रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम की अपन बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। या पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहला दिक्कत तो ये है कि अपने को हाइड्रोजन को जो है एटम की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने को पता है क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले तो जो H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है उसको एटम्स में लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि अपने पास मान लो कि एक ट्यूब है, ये अपने पास एक ट्यूब है, इसमें अपने मान लो कि ले रखा है क्या, H2 गैस। प्रेशर कम रखते हैं, एट लो प्रेशर। तो इसमें अपने हाइड्रोजन गैस ले रखी है, इसको अपन एनर्जी सप्लाई करेंगे बैटरी का यूज करके। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लगा देता हूँ कि अपन ने एक सर्किट लगा रखा होगा, उसके थ्रू यहाँ पे अपन एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे। तो इस पे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अपने पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो बैटरी से अपन इसको एनर्जी देंगे। अब जब अपन एनर्जी दे रहे तो एनर्जी बेसिकली दो तरीके से यूज हो रही है। पहले तो एनर्जी अपन देंगे तो यूज होगा H2 मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करेंगे किसमें, हाइड्रोजन एटम्स में। तो अपने एनर्जी देना स्टार्ट हुआ तो अपने पास देखो क्या होगा कि जो H2 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये जो H2 मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिया था अपने हाइड्रोजन को। तो H2 जो है एनर्जी गेन करके बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम्स बन जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स से एटम्स बन जाएंगे, तो ये एटम्स बन गए, ठीक है। उसके बाद भी अपन क्या करेंगे, एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे। तो हर हाइड्रोजन एटम में क्या रहेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। वो स्टेट सोचो जब अपने पास मान लो कि जस्ट H2 मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम्स बने ही है। तो जब हाइड्रोजन एटम बना होगा तब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, लेकिन अपन एनर्जी देते रहेंगे। तो जब पूरा H2 मॉलिक्यूल एटम्स में कन्वर्ट हो चुका है तो अगर तुम एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी को अब कौन एब्सॉर्ब करेगा, वो अब एटम्स एब्सॉर्ब करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सारे ब्रेक हो गए किसमें, एटम में। तो एटम्स क्या करेंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी को यूज करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो एनर्जी अपन एटम्स बनने के बाद दे रहे हैं तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, हाइड्रोजन से ही बाहर आ जाए। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोनाइज नहीं होनी चाहिए, H+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। बस इलेक्ट्रॉन जो है कि ग्राउंड एनर्जी लेवल से 1 2 में चले गए, 4 में चले गए, 5 में चले गए, 7 में चले गए, 8 में चले गए, इतना एनर्जी अपने को देना है। तो कैलकुलेशन करके तुम निकाल सकते हो, क्योंकि अपन अभी फॉर्मूले निकाले हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो इसके बाद भी अपन एनर्जी देते रहेंगे तो जो एटम्स है अपने पास एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो ये अपने पास हाइड्रोजन एटम्स ही रहेंगे इन एक्साइटेड स्टेट, जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं रखे, अलग अलग एनर्जी लेवल में रहेंगे। वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने कितना एनर्जी दिया है। तो ये चीज अपने को ये हो गया, ठीक है। अब अपन ने क्या कर दिया, सब एटम्स को एक्साइट करा दिया। अब अपन जो एनर्जी सप्लाई कर दे रहे थे ना उसको कम करेंगे। तो एनर्जी सप्लाई अपन पूरा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पूरा बंद कर देंगे तो वापस क्या हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल बन सकता है अगर कंडीशन सुटेबल रही तो। क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक जो होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन काफी अनस्टेबल होता है, तुरंत वो क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मॉलिक्यूल बना देता है वापस। तो अगर तुम एनर्जी नहीं देते रहोगे और तुम पूरा एनर्जी कट कर दोगे, पूरा एनर्जी शट डाउन कर दोगे, तो जो एटम्स तुमने बनाए थे वापस तुरंत एनर्जी एकदम से एमिट करके मॉलिक्यूल बना देंगे। तो अपन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का देखना चाह रहे थे कि एटम से जो रेडिएशन आ रहा उसका स्पेक्ट्रम अपने को देखना है। तो अगर पूरा एनर्जी देना तुमने बंद ही कर दिया, जीरो कर दिया एनर्जी सप्लाई, तो पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एक तरीके से तो स्पेक्ट्रम किसका आ गया कि एटम से मॉलिक्यूल बना, उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम आ गया। अपने को निकालना क्या है कि हाइड्रोजन एटम में ही जो इलेक्ट्रॉन
एक्साइटेड स्टेट में है, उन इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वहां पे जो रेडिएशन आ रहा है उसका स्पेक्ट्रम अपन देखना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। तो अपन जो एनर्जी कट करेंगे तो एनर्जी अपन इतना रखेंगे कि अभी भी अपने पास क्या रहे, वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहे हाइड्रोजन। तो अपन ने क्या किया, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, कि अपन एक ट्यूब था, उसमें अपन ने H2 मॉलिक्यूल्स लिए, क्योंकि एटम्स अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ इनर्ट गैस एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में। इसकी अपन ने बात की थी एटॉमिक रेडियस में। तो अपन ने H2 मॉलिक्यूल लिए, H2 मॉलिक्यूल को अपन ने एनर्जी दी, तो H2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो वो एटम्स में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब अपन ने एटम्स को कंटिन्यूअसली एनर्जी देना चालू रखा तो वो क्या हो जाएंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट होकर हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाएंगे। अब अपन एनर्जी सप्लाई को कम कर देंगे, इतना कम करेंगे कि जो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोअर एनर्जी में लेवल में आए, लेकिन अपने पास एटम्स हो मॉलिक्यूल में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, अपने को ध्यान रखना है। तो जब ये एनर्जी सप्लाई कम करने के बाद एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो यहाँ पे एनर्जी एमिट करेंगे, वो इसी एनर्जी रेडिएशन का अपने को स्पेक्ट्रम देखना है। तो बेसिकली अपने पास यही हो रहा होगा। तो देखो अपने पास यही बोल रहा है कि पहले अपन ने क्या किया कि फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम, कि पहले अपने पास क्या होंगे, जो H2 मॉलिक्यूल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड। तो जब एटम्स बन जाएंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, क्योंकि अपन कंटिन्यूअसली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिख रहा है, ये पहला पॉइंट तो हो गया कि एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। तो वही बैटरी लगा रहे तो पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी अपन दे रहे हैं। एंड स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम पीरियड। तो आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, मतलब ऐसे ही इसको ज्यादा अच्छे लिखेंगे, एनर्जी सप्लाई को अपन ने कट कर दिया है। सर कट कर देंगे बीच में, मतलब कम कर देंगे पूरा, अगर बंद कर दोगे तो जैसे मैंने बताया कि वापस वो एटम जो है सर यहाँ तो मॉलिक्यूल में स्टॉप कन्वर्ट हो लिखा है। जाएंगे। हाँ, तो उसी को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दो कि एनर्जी सप्लाई डिक्रीज्ड आफ्टर शॉर्ट टाइम पीरियड, की कुछ टाइम के बाद अपन एनर्जी सप्लाई को कम कर देंगे। ठीक है, तो इसको वापस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, अरे यार, कि आफ्टर डिक्रीजिंग कि आफ्टर डिक्रीजिंग एनर्जी सप्लाई, मतलब एनर्जी सप्लाई को अपने पास रिड्यूस करने के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर रिड्यूसिंग एनर्जी सप्लाई इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट टू गेट स्टेबिलिटी एंड एमिट रेडिएशन, की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास एक तरीके से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, क्योंकि वहीं पे ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, उसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो मतलब H2 मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट हुआ, एटम्स को एनर्जी कंटिन्यू देते रहे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, एनर्जी सप्लाई अपने कम किया, तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेंगे ताकि स्टेबिलिटी उनकी वापस आ जाए, और रेडिएशन निकालेंगे जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो इसी रेडिएशन को अपन प्रिज्म से पास करेंगे। हाँ सर, लो प्रेशर पे रखने का ये फायदा हुआ कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा मूव नहीं करेंगे। हाँ, और एनर्जी सप्लाई अपने को कम करनी पड़ेगी रिलेटिवली। तो emitted radiation on passing through prism line spectrum is obtained। तो अपने को लाइंस बनती हुई दिखाई देगी, इसलिए अपन बोल रहे हैं उसको लाइन स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो ये है अपने पास, तो ये वही है, देखो सेटअप अपने वैसे ही लगाया है कि जैसे मैंने ट्यूब बनाया था वैसे ट्यूब बना हुआ है, यहाँ पे इसने बैटरी कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से जब अपने पास वही एनर्जी सप्लाई तुम कट कर दोगे और डी एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो रेडिएशन एमिट होगा। तो ये रेडिएशन एमिट होगा तो अपन एक पर्टिकुलर, ये वही अपने पास स्लिट है जैसा अपन वहाँ पे बात किया था, तो मतलब एक पर्टिकुलर वेव की फॉर्म में अपन रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराएंगे, तभी अपन उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अगर हर जगह जाएगा तो फिर वो मिक्सअप हो जाएगा।
तो ये अपने पास रेडिएशन आया, इसको अपन ने प्रिज्म के ऊपर गिराया। तो अपने को बताया कि प्रिज्म में क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइट होता है या जो एनर्जी होता है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है, इसलिए वो ब्रेक हो जाती है। तो ये अपने पास जो अलग अलग वेवलेंथ होगी वो ब्रेक हो जाएगी क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके से तुमको प्रिज्म जब पास करेगा ये, तो तुम फोटोग्राफिक प्लेट बोलते तो मतलब ऐसा कोई स्पेशल प्लेट नहीं है, मतलब कोई भी तुमने ब्लैक कलर का पर्दा लगा दिया या कोई दीवार है उसके ऊपर तुम लेके आओ तो तुमको लाइंस बनती हुई दिखाई देगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे व्हाइट लाइट के केस में अपने पास वही वापस बात होगी कि अपने को 7 कलर दिखते हैं। ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में, मतलब पढ़ा तो होगा एटलीस्ट। और ये अपन जो रेनबो होता है उसमें अपने को 7 कलर दिखाई देते हैं, तो वहां पे भी यही होता है कि उसका स्पेक्ट्रम होता है जो 7 लाइट में वो ब्रेक हो जाता है। वहां पे